देखते हैं अगला कंसेप्ट कौन सा है, अगली टर्म कौन सी यूज होती है। ट्वेंटी 23 टर्म्स कंप्लीट हो गई जी। उसके बाद है अकाउंटिंग कंसेप्ट। कुछ है अकाउंटिंग में यूज होने वाले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑनर से अलग कंसीडर किया जाता है कि ये सेपरेट है। आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किया जाता है। एक तो इसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। ये बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त माइंड में रखते हैं, अज्यूम किए रखते हैं कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसके मालिक के लिए नहीं करते। उसके बाद दूसरा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये होता है कि बिजनेस ये है, ये अनलिमिटेड लाइफ तक चलेगा। हम ये नहीं कहते कि ये 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, हम उसकी अनलिमिटेड लाइफ कंसीडर करते हैं। इस कंसेप्ट को हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। और यही वजह है कि हम डेप्रिसिएशन वगैरह जो चार्ज करते हैं उसमें भी यही यूज होता है कि हम एसेट की यूजेबल लाइफ को कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगला है, ये बाकी डिटेल हम आगे आएंगे पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरा चैप्टर है इवेंट के रिलेटेड, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। तो उसमें भी हम देखेंगे कि इवेंट किसी भी हैपनिंग को हम इवेंट कहते हैं। इवेंट दो किस्म के होते हैं, एक मेजरेबल होते हैं और एक अनमेजरेबल, यानी मनीटरी टर्म में हम जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक मिनट ये भी समझा देता हूँ। इवेंट हैपनिंग ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पर परचेज रॉ मटेरियल, या पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारे इवेंट्स हैं। इवेंट्स दो किस्म के होते हैं। कुछ इवेंट्स को हम मनीटरी टर्म में लिख सकते हैं, कुछ इवेंट को हम मनीटरी टर्म में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर ये रॉ मटेरियल जो परचेज किया है, इसको तो हम मनीटरी टर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये 30,000 का परचेज किया, जबकि ये जो पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन या डिलीवरिंग लेक्चर इन अ मीटिंग, ये तो हम इन टर्म ऑफ मनी नहीं लिख सकते ना। अकाउंटिंग में हम वो इवेंट कंसीडर करते हैं जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी लिख सकते हैं। मनीटरी इवेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद है कास्ट कंसेप्ट। जो भी चीज हम परचेज करते हैं ना, उसको हम उसकी कास्ट पे अकाउंट में लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर असल में अब तकरीबन कंसेप्ट आ रहे हैं जो लिखने वाले हैं। चलो ये भी देख के समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज की, बिजनेस के लिए आपने परचेज की एक बिल्डिंग।
आपने उसके लिए पेमेंट की, परचेज की आपने 4,50,000 की, और उसकी मार्क ये परचेज वैल्यू हो गई। और उसकी मार्केट में वैल्यू है वो है तकरीबन 6 लाख। तो आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये 6 लाख नहीं लिखेंगे, बल्कि ये लिखेंगे कि उसकी जो कास्ट आपने इन कास्ट आपने पे की, इनकर की, लोन पे भी बारो भी हो सकती है ना, तो आप उसकी कास्ट पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपने ये बिल्डिंग परचेज की 4,50,000 की, उसकी करंट वैल्यू उसमें मार्केट में वैल्यू 6 लाख थी। 1 साल के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, ये हो गई 1 साल के बाद 3 लाख। अब आप ये 3 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेके आएंगे, आप उसी 4,50,000 पे ही रहने। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बिजनेस में वो जितना जो टाइम यूज होती रहेगी उसकी उसकी वही वैल्यू रहेगी। इसमें आगे हम आएंगे, ये तो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। हम इस पे एक कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू में जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हम हर साल इसकी डेप्रिसिएशन इसको बिल्डिंग पे चार्ज करें। मतलब जो बिल्डिंग रिकॉर्ड में इंटर हुई थी 4,50,000 पे, वो हर साल डेप्रिसिएशन के थ्रू उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। हम मार्केट वाली वैल्यू नहीं देखते। ये अकाउंटिंग में कंसेप्ट यूज होता है कि हम कॉस्ट पे उसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद है डुअल डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यार एक तो मैं ये ऊपर लिख बैठता हूँ। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी ना, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे उसका हम डबल इफेक्ट देखते हैं। जैसे हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन अभी पहले पढ़ी ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज की, ये एक ट्रांजैक्शन है। मेक परचेजेस। अब ये परचेजेस कह रहा हूँ तो इसका अंडरस्टूड है कि रीसेल पर्पस के लिए बाय की जाने वाली गुड्स हैं। ये अभी पहले हमने टर्म पढ़ी है ना कि परचेजेस उन गुड्स के लिए यूज किया जाता है इस टर्म को कि जो हम रीसेल पर्पस के लिए बाय करते हैं। हमने परचेजेस की है ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेजेस की है ऑन अकाउंट 70,000 की। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, इसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर भी कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल पोजीशन पे भी अफेक्ट होगा। तो हम इस ट्रांजैक्शन के
दो इफेक्ट देखते हैं। हर ट्रांजैक्शन के बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर दो एस्पेक्ट देखे जाते हैं। लेट्स सपोज एक तो इसका एसेट पे इफेक्ट होगा, ये परचेजेस हमारा एसेट साइड पे इफेक्ट होगा, एसेट इंक्रीज होंगे। और दूसरा इस चीज पे इफेक्ट होगा, लायबिलिटीज पे, यानी हमने पेमेंट जो करनी है फ्यूचर में वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी में ये क्रेडिटर होते हैं ना, ये इस पे इफेक्ट आएगा। हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे दोनों साइडों पे इफेक्ट होगा। अब ये 70,000 इंक्रीज होगा यहाँ पे, और लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी 70,000 से, जबकि ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट होगा। अब इसके एक ये इफेक्ट होगा, दूसरा ये इफेक्ट होगा। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, डुअल इफेक्ट होता है। उसके बाद अगली टर्म है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ऑफ पार्ट है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 1 साल का भी हो सकता है, आमतौर पर होता भी 1 साल का है। उसके बाद 6 मंथ का भी हो सकता है, इसको सेमी एनुअल भी बोलते हैं। वो क्वार्टर का भी हो सकता है, यानी 3 मंथ। वो 1 मंथ का भी हो सकता है। हम जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंटिंग में उनका रिकॉर्ड रखते हैं। हम एक पीरियड के लिए, लेट्स सपोज आमतौर पर 1 साल ही चलता है, 1 साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह करके एंड जो इस साल का एंड होगा, पीरियड के एंड पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये बैलेंस शीट हो सकती है, मुख्त ये आगे आएंगे ना, हम पढ़ेंगे 5 किस्म की बैलेंस शीट, सॉरी 5 किस्म की स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसी को कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट हो सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट होती है। तो उस पीरियड के एंड पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। उनके अंदर हम यही जज करते हैं कि 1 साल के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। यानी हम उस पूरी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर पीरियड के एंड पर रुक कर पीछे देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, चीजें ट्रैक पे जा रही हैं या नहीं जा रही। अगर कहीं चेंजेस करने की जरूरत है तो हम चेंजेस करते हैं। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस को पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसमें फिर मैचिंग कंसेप्ट आता है कि लेट्स सपोज 2017 में जो एक्सपेंस इनकर किए थे, तो उसका हमने जो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस
मेजर करना है या उसका चेक करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को या लॉस हुआ, तो उन एक्सपेंस को कौन से रेवेन्यू से मैच किया जाए? 2018 के, 2019 के, 2020 के, कौन से रेवेन्यू से मैच करेंगे? तो अकाउंटिंग के अंदर एक कंसेप्ट यूज होता है कि 2017 के एक्सपेंस को 2017 के रेवेन्यू से ही मैच किया जाएगा। यानी वो जो हम लिखते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस 2017 वाले 2017 के रेवेन्यू से ही लेस किए जाएंगे। ये मैचिंग कंसेप्ट यूज होता है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि आपने कोई कास्ट इनकर की है, कास्ट इनकर किया, उसका 2017 में कास्ट इनकर किया, एक्सपेंस अकर हुआ है, जबकि उसका रेवेन्यू 2018 में आया। तो फिर हम पीरियड के एंड पे एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसका इफेक्ट एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद ये मैचिंग कंसेप्ट के लिए ये जो डेप्रिसिएशन होती है, अभी मैंने बताया ग्रेजुअल जो डिक्रीज होता है एसेट की वैल्यू में, तो ये भी हम, उसके भी मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लाइन मेथड है, वो भी अब आगे हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पीरियड के बिल्डिंग, जैसे हमने देखा कि 4,50,000 की खरीदी थी, अब वो एक ही पीरियड में तो यूज नहीं होनी, उसने तो बिजनेस की कुछ अच्छी खासी लाइफ में यूज होना है। लेट्स सपोज वो 20 ईयर तक यूज होती है। अब ये जो बिल्डिंग का ये एक्सपेंस आया था, तो ये तो 20 ईयर का था, हम इसको फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से तो डिक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन की जाती है। यानी इसकी सारी जो कास्ट है इसको 20 पे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी इसका आप बना लेते हैं तकरीबन 25,000 तक ही बनेगा शायद, सॉरी 4,20,000 के अंदर है, चलो जो भी आता है, लेट्स सपोज 15,000 आता है, तो हर साल हम 15,000 उसकी वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे। ये होता है जी मैचिंग कंसेप्ट, के एक पीरियड के रेवेन्यू से ही उस पीरियड के एक्सपेंस को लेस किया जाए, या expense of a specific period are subtracted from the revenue of that specified period. उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसमें होता है कि आप रेवेन्यू को किस टाइम कंसीडर करते हैं, कि सेल किस टाइम हो। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया ये 1 जून को, और ये 15 दिन के बाद यानी 15 जून को हमें रिसीव हुआ, और इसके 10 डेज लेटर यानी 25 जून को हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, हमारी सेल किस टाइम है, 1 जून को, 15 को, या 25 को, किस डेट पे?
तो जिस टाइम हमारे पास से गुड्स पास आउट हो गए, उस डेट पे हम कहेंगे कि हमारी सेल हुई। अब ना तो 15 जून पे हुई हो हम कंसीडर करेंगे, और ना ही 1 जून पे। इसी तरह ये तो सेल का था, परचेजेस के लिए। अब उसके लिए जिस दिन वो हमारा लीगली तौर पर लायबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल है कि उसने पेमेंट करनी है, उस दिन हमारी सेल होगी, हम उस दिन को कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये एंड होते हैं यहाँ पे कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस हो गए। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। ये सेपरेट एंटिटी वाला हमने कर लिया, गोइंग कंसर्न वाला भी कर लिया, मनी मेजरमेंट वाला भी हो गया, और ये कॉस्ट कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया, डुअल एस्पेक्ट भी हो गया, अकाउंटिंग पीरियड भी हो गया, मैचिंग कंसेप्ट भी, और रियलाइजेशन भी हो गया। उसके बाद है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये कुछ ट्रेडिशन या कस्टम्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। पहले है कंजर्वेटिज्म। अकाउंटेंट एक पॉलिसी अपनाते हैं प्लेइंग सेफ, यानी लॉस, कोई भी लॉस फ्यूचर में हो सकता है, चांसेस हैं, उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। According to this convention, accounts follow the rule anticipate no profit but provide for all possible losses. While regarding business transaction, in other words, accountant follow the policy of playing safe. On account of this convention, the inventory is valued at cost or market price, whichever is। हाँ, इसमें ये है, इस इसकी रोशनी में ये जो हमारे पास इन्वेंट्री बचती है, इन्वेंट्री होती है, हम इसको इसकी कास्ट प्राइस भी देखते हैं और मार्केट वैल्यू भी देखते हैं। जो उनमें से लेस होती है हम उस पे इसको उस प्राइस प्राइस के ऊपर अकाउंट्स में लिखते हैं कि जो भी कम वैल्यू होगी वही होगी। यानी अकाउंटेंट सेफ रहना चाहते हैं, यानी छोटे से छोटे लॉस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर फ्यूचर में चांसेस हैं कि लॉस हो सकता है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर किया जाता है, और फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने के कुछ चांसेस हैं, यानी 40% चांसेस हैं और 40% लॉस के भी हैं, तो लॉस को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। सेकंड कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब होता है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में लाई जाती हैं, यानी बिजनेस के अंदर, बिजनेस का जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैनेजमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बिजनेस के एक्चुअल ऑनर बाहर बैठे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता डे बाय डे में क्या हो रहा है। उनको तो कुछ रिपोर्ट्स एनुअल जो बनाई जाती हैं, फाइनल अकाउंट में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, कैश कैश स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा वो इनकम स्टेटमेंट और ये चीज़ें, अब उन तक तो ये स्टेटमेंट जानी है। तो इसमें एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन यूज होती है कि फुल डिस्क्लोजर किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी टेल। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंस रहना है। मिसाल के तौर पर आपने बिजनेस के फर्स्ट ईयर में एक अकाउंटिंग मेथड यूज किया, लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन के लिए आपने कोई मेथड यूज किया, तो अगले पीरियड में आपने वही वही मेथड यूज करना है, ये नहीं कि कोई और मेथड यूज कर लेना है। कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
उसके बाद है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट में ये है कि वो तमाम चीज़ें रिपोर्ट में लिखी जाती हैं, वो बताई जाती हैं तमाम चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट कर सकती हैं। यानी ये छोटे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का कोई खर्चा हो गया। अब बिजनेस में बिलियन ऑफ डॉलर की गेम होती है, बड़ी कंपनीज में ट्रिलियन ऑफ डॉलर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उनका हिसाब रखा जा रहा होता है। वहाँ पे स्टेशनरी के लिए एक या $50 की पेमेंट हुई है तो उसको तो कंसीडर नहीं किया जाना। हाँ, ये जो छोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं जो, इनको 2-3 पीरियड के बाद एक साथ ही अकाउंट में लिख दिया जाता है। यानी 2 साल नहीं लिखा, तीसरे साल इकट्ठा करके सारा लिख दिया। तो यानी मटेरियल इंफॉर्मेशन दी है जिनकी बेस पे डिसीजन होना है, वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग ऑफ वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, यानी यूजर जो भी हो इंफॉर्मेशन का, उसके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। सो दिस वाज